सभी को नमस्ते। आज हम हिंदी विषय में जो व्याकरण वाला पार्ट है उसमें जो अपना पहला टॉपिक आता है वर्ण विचार। इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यानी भाषा की अपन बात करते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और इस ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। यानी ध्वनि तो उच्चरित रूप होता है। जब उस ध्वनि को हम लिपि चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं तो वो ध्वनि वर्ण कहलाती है। हिंदी के अंदर हिंदी जो वर्णमाला है में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। स्वर, इनकी संख्या 11 है। व्यंजन 33, उत्क्षिप्त व्यंजन 2, अयोगवाह 2, इसमें तो आते हैं अड़य और ढय, और इसमें आते हैं अनुस्वार और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन 4, ये होते हैं अपने क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। अतः कुल संख्या हो गई इनकी 52। यानी 33, 11, 44, 46, 48 और 4, 52। अतः हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले स्वर की, कि स्वर किसे कहते हैं। तो देखो, जब भी हमारे मुख से कोई भी ध्वनि उच्चारित होती है तो अंदर से वायु निकलती है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, अर्थात बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। स्वरों को स्वतंत्र ध्वनि भी कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जबकि
व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो स्वर की क्या परिभाषा हुई कि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में वायु स्वतंत्र रूप से या अबाध गति से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर ध्वनि कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। जो निम्न प्रकार हैं: ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कुल 11 स्वर हैं। तो जो परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में जो प्रश्न आता है वर्ण विचार से, वो आता है स्वर व व्यंजनों के भेदों से। तो हम अध्ययन करेंगे स्वरों के भेद। तो हमें हेडिंग डालनी है स्वरों के भेद। और इसमें सबसे पहले हमें लिखना है उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं मूल स्वर, और दूसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर 4 हैं: ए, ई, ओ व री। इन्हें मूल स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने मूल रूप में बने हैं, इनके टुकड़े करना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं? मूल स्वर। और संयुक्त जो स्वर हैं वो इन मूल स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कह देते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे ए प्लस ए से हमने बना दिया आ, अतः आ कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर। इसी प्रकार ई प्लस ई से बना दिया बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ से बना दिया बड़ा ऊ। और उसके बाद ए प्लस ई से बना दिया ए। फिर ए प्लस ए से बना दिया हमने आई। ए प्लस ऊ से बनता है ओ, तथा ए प्लस ओ से बनता है औ। अतः आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाएंगे। और इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनका निर्माण समान जाति के स्वरों से हुआ है, इसलिए इन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। जबकि इधर जो स्वर हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए इनका निर्माण अलग जाति के स्वरों से हुआ है, इसलिए इनको विजातीय स्वर भी कहा जा सकता है।
तो ये तो हो गए सजातीय और ये कैसे हो गए विजातीय। इन्हें सजातीय स्वर कहते हैं और इनको हम कह सकते हैं क्या बताओ विजातीय। अतः उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद हुए, एक तो मूल स्वर, एक क्या है बताओ संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने 4 ए ई उ और री। संयुक्त स्वर कौन से हो गए आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ। इनको हम कहते हैं क्या बताओ संयुक्त स्वर। अब एक अन्य भेद होता है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर भी स्वरों के दो ही भेद होते हैं। एक तो होता है ह्रीश्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। अर्थात जो ह्रीश्व स्वर है उनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, जबकि दीर्घ स्वर हैं उनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो जो मूल स्वर हैं वही तो ह्रीश्व स्वर होते हैं और जो संयुक्त स्वर हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है दीर्घ स्वर। तो हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हमसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर ए ई उ और री हैं। इन्हीं को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर हम क्या कह देते हैं ह्रीश्व स्वर कह देते हैं और जो संयुक्त स्वर हैं उनको अपन क्या कह देते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रीश्व स्वर भी कौन से होंगे ए उ और री, तथा दीर्घ स्वर कौन से होंगे आ, बड़ी ई, उ, ए, आई, ओ और औ। अर्थात इनमें 2 मात्रा का समय लगते हैं। जब हम छंद पढ़ते हैं तो मात्रा गणना करते हैं, तो जो ह्रीश्व स्वर होते हैं उनकी अपन 1 मात्रा लगाते हैं और जो दीर्घ स्वर हैं उनकी कितनी मात्रा गिनते हैं 2। अतः ध्यान ये रखना है कि जो उत्पत्ति के आधार पर हमने स्वरों के 2 भेद किए मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो जो मूल स्वर हैं वही उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर क्या कहलाएंगे ह्रीश्व स्वर और जो संयुक्त स्वर हैं वही उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर क्या कहलाएंगे दीर्घ स्वर। तो ये 2 भेद हमारे समाप्त होते हैं। हम तीसरा जो भेद पढ़ेंगे वो है जिह्वा के उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। तो यानी जो जिह्वा के अगले भाग से बोले जाएंगे, ये हमारी जीभ है, इसके 3 पार्ट हो गए अग्र मध्य और पश्च। ये अग्र है, ये मध्य है और ये पश्च है। अब इसके अंदर हमें स्वरों को 3 भागों में बांटना है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो वैसे मध्य स्वर जो होता है वो ए होता है। तो इसका जो याद रखने का तरीका है, जो ट्रिक है कि हम कैसे याद रखें परीक्षा तक हम भूले नहीं। तो आपको एक याद रखना है मध्य स्वर कौन होता है ए, यानी ए का उच्चारण जिह्वा के कहां से होता है मध्य भाग से होता है। इसके अलावा इनको याद रखने की जो विधि है वो यह है कि जिसमें ये 3 की आकृति आती है वह तीसरे नंबर का यानी पश्च स्वर होगा और जिसमें ये 3 की आकृति नहीं आती है
वह अग्र स्वर होगा। ए में आती है परंतु ये पहले लिख लेना, ए तो क्या होता है, मध्य स्वर होता है। क्या होता है, मध्य स्वर। तो अब अग्र स्वर में कौन बचे, देखो ए में आती है वो तो मध्य हो ही गया। उसके बाद आ में आता है तो आ किस में आएगा भाई, तीन की आकृति आती है तो आ कैसा स्वर होगा, पश्च स्वर। आ के बाद किसका नंबर आता है, ई का। इसमें तीन की आकृति नहीं आती तो ये क्या होगा, अग्र। बड़ी ई में भी नहीं आती तो ये क्या होगा, अग्र। ऊ तो है ही तीन का, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, पश्च स्वर। बड़े ऊ में भी आती है तो ये भी कौन सा हो जाएगा, पश्च स्वर। और उसके बाद कौन आता है, री। इसमें नहीं आती है तो ये क्या हो जाएगा, अग्र स्वर। इसमें कोई तीन की आकृति नहीं आती तो री कैसा स्वर हो गया, अग्र स्वर। उसके बाद किसका नंबर आता है, एका। ए में भी नहीं आती तो वो भी अग्र स्वर हुआ। आई में भी नहीं आती तो ये भी अग्र स्वर हुआ। ओ में आती है तो ओ कैसा हो जाएगा, पश्च स्वर। और औ में भी आती है तो ये भी कैसा हो जाएगा, पश्च स्वर। तो देखो 5 अग्र हैं, 5 ही क्या है बताओ, पश्च हैं। इनके मध्य में हमने किसको रखा है, ए को। तो एक बात याद रखनी है कि ए कैसा स्वर होता है, मध्य स्वर। इसके अलावा जिसमें ये आकृति आएगी तीन की, वो 3 नंबर पर होगा, अर्थात कौन सा स्वर होगा, पश्च स्वर। और जिसमें ये आकृति नहीं आएगी वो कौन सा स्वर होगा, अग्र स्वर। तो आसानी से हम परीक्षा तक इसको ध्यान रख सकते हैं कि अग्र स्वर कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं और पश्च स्वर कौन से होते हैं। ठीक है, अगला हम स्वरों के भेद पढ़ेंगे, वो है मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है, तो मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 विव्रत स्वर। नंबर 2 संवरित स्वर। नंबर 3 पे आएगा अर्धविव्रत स्वर। और नंबर 4 पर आएगा अर्ध संवरित स्वर। तो जैसा इनका नाम है उसके हिसाब से देखो, मुख आकृति के आधार पर हम स्वरों के 4 भेद पढ़ रहे हैं। एक तो विव्रत स्वर, एक संवरित स्वर, एक अर्धविव्रत और एक क्या है, अर्ध संवरित। तो विव्रत स्वर का मतलब ये होता है कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है उन्हें हम क्या कह देते हैं, विव्रत स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बहुत कम यानी बंद रहता है उन्हें हम कहते हैं क्या बताओ, संवरित स्वर। अब ये 2 नाम हैं, उनका अर्थ एक सा लगता है। अर्धविव्रत का मतलब होता है आधा खिला खुला हुआ मुंह और अर्ध संवरित का मतलब होता है आधा बंद। तो ये एक से लगते हैं। तो इनमें मुख्य अंतर यह है कि जो अर्धविव्रत है उसके अंदर मुंह आधे या आधे से अधिक खुलता है, जबकि अर्ध संवरित के अंदर मुंह है वो आधे से कम खुलेगा। तो इस आधार पर हमने 4 भेद किए, विव्रत स्वर, संवरित स्वर, अर्धविव्रत और क्या, अर्ध संवरित स्वर। अब 11 स्वरों को हम इसमें कैसे विभाजित करेंगे और परीक्षा तक हमें याद रह जाए, तो इसके लिए बहुत साधारण सी बात है जिसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो वो नहीं आएगा। तो वैसे मैं इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उस कहानी के माध्यम से और हम इन स्वरों को आसानी से याद रख सकते हैं, बांट सकते हैं। तो ये जो कहानी है उसमें देखो किसी जाति विशेष का कोई मतलब नहीं है, ऐसी कहानियाँ बनाई जाती हैं, हमें केवल अपना विषय क्लियर करना है। एनीवे इसे अदरवाइज नहीं लेना है कि क्या है। तो ये कहानी इस प्रकार है जो अपने सुनी होगी ग्रामीण स्तर पर,
कि एक जाट था और एक अहीर था। वो दोनों अपनी साझे में खेती करते हैं। तो क्या होता है कि जब उनका भोजन जाता है तो एक कौवा उनके भोजन को सुबह जो कलेवा जाता है उसे झूठा कर देता है। तो जाट ने एक तरकीब सोची कि भाई इस कौवे का कोई ना कोई उपाय तो किया जाए। तो एक दिन क्या करता है, अपने मुंह में वो छाछ दलिया है उसको डाल के और जमीन पर सीधा लेट जाता है। कौवे ने सोची कि भाई भोजन रखा हुआ है, तो कौवा आता है और उसके मुख में मुख डालकर क्या है बताओ भोजन करता है। जाट जैसे ही वो मुंह डालता है, जाट अपना मुंह क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। कौवे को पकड़ लिया। अब कौवा कहते हैं पक्षियों में बड़ा तेज होता है, तो उसने जाट से प्रश्न पूछा कि पहले तू ये तो बता तेरी जाति क्या है। तो वो जोर से बोला कि मैं हूं क्या, जाट। और जैसे ही उसने जाट बोला तो जाट के अंदर कौन सा स्वर है, मूलतः आ स्वर है। ठीक है, तो यानी जैसे ही उसने जाट बोला उसका पूरा मुंह खुल गया और कौवा उसमें कैसे क्या बताओ उड़ गया। तो विवृत स्वर में कौन आएगा, आ, क्योंकि आ के उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है। तो कहानी से हम ये सुन समझ में आया कि जैसे ही उसने बोला कि मैं हूं क्या, जाट, तो आ स्वर के कारण उसका मुंह पूरा क्या खुल गया, कौवा उड़ गया। तो इससे हमें केवल इतना याद रखना है कि विवृत स्वर कौन है, आ, क्या, आ। ठीक है, अब कौवा उड़ गया। तो दूसरे दिन अहीर ने कहा भाई तेरे से इसका कोई उपाय नहीं होगा, मैं करता हूं आज इसका उपाय। तो जो कार्यक्रम जाट ने किया था वही दूसरे दिन किसने किया, अहीर ने किया, और वो भी लेट गया। कौवे को वही आदत है, उड़ता उड़ता आया, उसके मुंह में डालकर क्या खाने लगा, तो उसने उसको क्या पकड़ लिया। अब उसने सोचा कि मैं इससे भी पूछूं, ये जैसे ही बोलेगा इसका मुंह खुलेगा, मैं क्या उड़ जाऊंगा। तो वही प्रश्न उसने इससे पूछा, तो इसने जोर से कहा मैं हीर हूं, हीर। अर्थात क्या कहा उसने, मैं हीर हूं क्या, हीर, ये शब्द कहा। और देखो ये जब हम कहते हैं तो मुंह नहीं खुलता है बल्कि दांतों पे जोर और पड़ता है, गुस्से में और कहा उसने। अब गुस्से में जब कहा तो कौवे की गर्दन क्या कट गई। अब उस कटने न कटने, क्योंकि ये प्रश्न पक्षियों से पूछे नहीं जाते, ना कोई बातचीत होती है, बनाई हुई बातें हैं, परंतु इससे हमें यह सीख रहा है कि भाई ई और ऊ दो स्वर आए इसमें। उसने कहा मैं हीर हूं क्या, हीर, अतः इसमें कौन सा स्वर आ गया, ई और ऊ। तो निश्चित बात है, क्या बताओ, ई, ऊ और ऊ, इनके उच्चारण में मुंह लगभग बंद रहता है, यानी खुलता नहीं है। इसलिए कैसे स्वर हो गए ये, संवृत स्वर। एक स्वर और हम पढ़ते हैं री। देखो इस री का मतलब यही होता है, री ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि उच्चारण तो दोनों का समान है, लिखाई अलग अलग है। और इस री में भी क्या है बताओ, ई है, मूलतः स्वर क्या है, ई, अतः री भी इधर ही आ जाएगा, री भी क्या आ जाएगा इधर। तो बताओ संवृत स्वर क्या हुए, ई ऊ और री, इनको हम क्या कहेंगे, संवृत स्वर कहेंगे। कौन स्वर कहेंगे, संवृत स्वर कहेंगे। तो कैसे याद रखना है, विवृत स्वर कौन आया, आ, क्यों, क्योंकि उसने क्या कहा कि मैं हूं क्या, जाट, और जाट में कौन स्वर आता है, आ, और आ बोलते समय मुंह क्या खुलता है पूरा, इसलिए आ कैसा स्वर हो गया, विवृत। उसने इसमें क्या कहा कि मैं क्या हूं, हीर हूं, हीर, तो इसमें कौन स्वर आया, ई ऊ और री। तो ये किस में आ गए, संवृत में, क्योंकि इनका जब हम उच्चारण करके देख लेना, इनका जो मैंने वाक्य बोला है इसका उच्चारण करते हैं तो मुंह नहीं खुलता है, इसलिए ये कैसे स्वर हो गए, संवृत स्वर। अब हम बात करेंगे अर्ध विवृत और अर्ध संवृत की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ए। तो ये निश्चित पता है, हम भी जानते हैं कि भाई जो ए स्वर है, कौन स्वर है, ए। जब आ में मुंह पूरा खुलता है तो आ किससे मिलकर बनता है, ए प्लस ए से। तो निश्चित बात है ए में मुंह क्या खुलेगा, आधा, क्योंकि आ का आधा ही होता है ए, आ में दो, ए प्लस ए से आ बनता है। जब आ में पूरा मुंह खुलेगा तो ए में क्या खुलेगा, आधा, और जिसमें आधा मुंह खुलता है वो क्या कहलाता है, अर्ध संवृत, सॉरी अर्ध विवृत। तो ए क्या होगा,
अर्धविव्रत। ए क्या होगा? अर्धविव्रत। उसके बाद ए हो गया, आ हो गया, ई ऊ और री। अगला नंबर आता है किसका बताओ? ए का। अब ये ए किससे मिलकर बनता है? पढ़ाया था ना हमने, तो ये बनता है ए और ई से। ए किससे मिलकर बनता है? ए और ई से। तो कहने का मतलब यह है कि ए में तो मुंह खुलेगा आधा और ई में मुंह रहेगा बंद, क्योंकि ये समवृत्त में आता है। अब दोनों का अपन निकालेंगे, क्योंकि ये तो आधा खोलने का प्रयास करेगा और ये बंद। अब दोनों को मिला के ये बोलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि यहां मुंह आधे से कम खुलेगा, और जिसमें आधे से कम खुलता है उसे अपन क्या कह देते हैं? अर्धसंवृत। तो एक इसमें आ गया अर्धसंवृत में। अब किसका नंबर आया? आई का। किसका नंबर आया? आई का। ये किससे बनता है? ये बनता है ए और ए से। अब हमने अभी पढ़ा है कि ए में कितना खुलता है? आधे से कम, इसलिए तो इसे अर्धसंवृत में रखा। अब इसमें ए और ऐड हो गया। ए में कितना खुलता है? आधा। तो यहां मुंह आधे या आधे से अधिक खुलेगा, और जिसमें आधे या आधे से अधिक खुलता है उसे क्या कहेंगे? अर्धविव्रत। तो आई किस में आ गया? अर्धविव्रत में। अगला नंबर किसका आता है बताओ? ओ का। किसका नंबर आएगा? ओ का। तो ओ में अपन क्या पढ़ेंगे कि भाई ओ किससे मिलकर बनता है? ये बनता है ए और प्लस किससे? ऊ से। ए प्लस किससे बनता है? ऊ से। तो ए में मुंह कितना खुलता है? आधा, और ऊ में क्या रहता है? बंद। यानी यहां तो आधा है और यहां क्या रहता है? मुंह बंद रहता है। अब ये तो आधा खोलने का प्रयास करेगा और ये बंद, तो यानी मुंह कितना खुलेगा? आधे से कम। और जिसमें आधे से कम खुलता है वो कहां आएगा? नीचे। तो यहां क्या आ गया? ओ। अब किसका नंबर आया? औ का। और औ किससे मिलकर बनता है? ए प्लस ओ से। अब बताओ ए में मुंह कितना खुलता है? आधा, और ओ में कितना खुलता है? आधे से कम, और ये इन दोनों का योग है। तो इसका मतलब है इसमें मुंह क्या खुलेगा? आधे से अधिक, और जिसमें आधे से अधिक खुलता है वो कहां आएगा? औ। तो बताओ विवृत स्वर कौन हुआ? आ। समृद्ध स्वर कौन हुआ? ई ऊ और रे। अर्धविव्रत स्वर कौन हुआ? ए, आई और औ। और अर्धसंवृत स्वर कौन से हुए बताओ? ए और ओ। इस तरह से हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। ये तो यहां नीचे वालों में तो गणित का सा फॉर्मूला काम कर रहा है। भाई ए है, ए में तो खुलेगा आधा, ई में रहेगा बंद, तो दोनों का औसत निकालेंगे तो आधे से कम ही होगा, और जो आधे से कम होता है वो अर्धसंवृत। तो ए और ओ, इनमें ई और ऊ आ रहे हैं, इसलिए आधे से कम आ गए। और इनमें क्या है? ए तो आ ही रहा है, इसके अलावा जब ये इसके साथ है तो ये आधे से क्या हो जाएंगे? अधिक। इसलिए अर्धसंवृत में क्या खुलता है? आधे से अधिक, और इसमें खुलता है आधे से कम। तो मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हो गए? 4। विव्रत स्वर, समृत स्वर, अर्धविव्रत और अर्धसंवृत। अगला अपन पढ़ते हैं भेद, तो वो आता है ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर के आधार पर स्वरों के भेद। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं वृत्ताकार स्वर, और दूसरे होते हैं अवृत्ताकार स्वर। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है उन्हें हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे, और जिनमें नहीं होती है तो वो क्या होंगे? अवृत्ताकार। तो आपको ये देखना है कि हम स्वरों का उच्चारण करेंगे किस किस में होठों की आकृति गोल होती है। हमने बोला ए, आ, ए, ऊ, ए, आई, ओ, औ। तो 4 स्वर हैं जिनके बोलने पर होठों की आकृति गोल हो जाती है। कौन कौन से बताओ? ऊ, ओ और औ। ये चारों स्वर जो हैं वो क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार, क्योंकि इनके उच्चारण में
होठों की आकृति क्या हो जाती है, गोल। तो बाकी जो बचे वो अपने कैसे हो जाएंगे, अवृत्ताकार। तो इसमें कौन बचा, ए, आ, ए, आ, ए, ए, ऊ इधर आ गया, री, ए और आई, यानी 7 स्वर। और इधर कितने, 4। तो कहने का मतलब है जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है वो तो क्या कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर। और जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल नहीं होती है उन्हें हम क्या कह देते हैं, अवृत्ताकार स्वर। जो चौथा, जो अंतिम हमारा भेद आता है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक तो होते हैं अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, और दूसरा होता है निर्नुनासिक स्वर। एक तो अनुनासिक स्वर हो गया, एक क्या हो गया, निर्नुनासिक स्वर हो गया। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। तो अनुनासिक का मतलब होता है कि वे स्वर जिनका उच्चारण नाक से न होकर, सॉरी, वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुनासिक स्वर कहेंगे। तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, केवल समझना है कि चंद्र बिंदु युक्त, चंद्र बिंदु युक्त समस्त 11 स्वर अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। यानी जब हम किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे तो वह स्वर कैसा कहलाएगा, अनुनासिक। इस प्रकार ए के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, आ के ऊपर लगा दिया, ई के ऊपर लगा दिया, बड़ी ई पर केवल बिंदु लगेगा। क्यों, क्योंकि वहां चांद को जगह नहीं है, लेकिन ये ध्वनि कैसी मानी जाएगी, अनुनासिक। ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई पे फिर से ओ और औ, इन दोनों पे केवल हमें बिंदु लगाना है, लेकिन ये ध्वनि किसकी मानी जाएंगी, अनुनासिक की ही मानी जाएंगी। तो यानी चंद्र बिंदु युक्त समस्त 11 स्वरों को हम कैसे कह देते हैं, अनुनासिक स्वर। और वे स्वर जिनका उच्चारण नाक से न होकर केवल मुख से होता है वो क्या कहलाएंगे, निर्नुनासिक स्वर। यानी नाक से न होकर केवल किससे होता है, मुख से होता है, तो उन्हें हम कह देंगे क्या, निर्नुनासिक स्वर।
और समस्त 11 स्वर क्या होते हैं? निर्नुनासिक होते हैं। अनुनासिक तो कब होंगे? जब उनके ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु युक्त तो समस्त 11 स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक। और निर्नुनासिक कौन से होते हैं? निर्नुनासिक। हाँ, तो वे स्वर जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण नाक से न होकर केवल मुख से होता है। वे स्वर जिनका उच्चारण नाक से न होकर केवल मुख से होता है, उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और समस्त 11 स्वर निर्नुनासिक होते हैं। समस्त 11 स्वर निर्नुनासिक होते हैं। तो ये हमने पढ़ा स्वरों के भेद। आसानी से ये याद हो सकते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से समझोगे तो जिस भी परीक्षा में स्वरों से संबंधित प्रश्न आएगा वह आपका गलत नहीं होगा। थैंक यू।